हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है 8 का। और 8 में हम चल रहे थे 8.2 में। 8.2 चल रहा था हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वाला जो चैप्टर है, तो देखिए आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस आ चुका है। आप लोगों ने देखा भी होगा सिलेबस में क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं दिया है। तो देखिए सिलेबस में क्या क्या है, मैं फर्स्ट बुक के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो फर्स्ट बुक में जो चैप्टर है आपका फर्स्ट, वो कंप्लीट हटा दिया गया है। चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका पूरा का पूरा है। चैप्टर नंबर 3 भी आपका पूरा का पूरा है। चैप्टर नंबर 4 में जो चीज हटी है वो 4.2 है, यानी कि सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये 4.2 का जो एक्सरसाइज है वो पूरा का पूरा हट गया है। सिर्फ आपके पास में एक्सरसाइज है 4.1। और 4.1 में क्या पूछा है अगले ने, डेफिनेशन, माइनर, कोफैक्टर और उसका प्रसार, डिटरमिनेंट का प्रसार, एक्सपेंशन करना। तो चैप्टर नंबर 4 में आपके जो सिलेबस में है वो चीज है 4.1। 4.2 को एकदम से हटा दी गई है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 में पूरा सिलेबस है, लेकिन उसके अंदर जो क्रेमर रूल है, चैप्टर नंबर 5 में जो चीज हटी है वो है क्रेमर रूल। क्रेमर रूल को चैप्टर 5 से हटा दिया गया है, बाकी पूरा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 पूरा का पूरा है, आपके पास में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पूरी है। चैप्टर नंबर 7 में 7.1 है, 7.2 नहीं है। चैप्टर नंबर 7 में क्या है, चैप्टर नंबर 7 में 7.1 है, 7.2 नहीं है, 7.3 है, 7.3 है, 7.4 नहीं है, 7.5 है, 7.6 नहीं है। बात समझ में आ रही है? 7.1 है, 7.3 है, 7.5 है, बाकी सब हटा दी गई है। अब आता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में 8.1 को हटा दी गई है। चैप्टर नंबर 8 में 8 पॉइंट को एकदम से हटा दिया है। चैप्टर नंबर 8 में 8.2 है, 8.3 है, 8.4 को हटा दिया, 8.5 है, 8.6 को हटा दिया। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 में क्या हटा दिया है, 8.1 को हटा दिया है, और 8.2, 8.3 आपके सिलेबस में है। 8.4 को हटा दिया है, 8.5 आपके सिलेबस में है। बात समझ में आई? यानी 8.3, 8.2, 8.3 ये दोनों सिलेबस में है, और 8.4 को हटा दिया, 8.5 आपके सिलेबस में है, 8.6 को हटा दिया। तो ये थी 8 के चैप्टर में। अब देखिए 9 का जो चैप्टर है उसमें 2-3 जो आपके फॉर्मूले बेस्ड है उन क्वेश्चंस को हटाया है। पूरी की पूरी आपके पास में 9 का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा है, उसमें 2 या 3 फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन वो हटे, बाकी पूरा सिलेबस है उसमें। चैप्टर नंबर 10 में 10.1 को हटा दिया गया है। 10.2, 10.3 दोनों के दोनों है, यानी कि प्रॉपर्टीज 10.2 और 10.3 दोनों के दोनों है, 10.1 को हटा दिया है। अब आता है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है, उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ 11.1 ही है, 11.2 को हटा दिया गया है। यानी कि 2 कर्व के बीच, दो वक्रों के बीच का एरिया निकालने का फॉर्मूला जो है वो हटा दिया गया है। 11.1 ही आपके सिलेबस में है, 11.2 आपके सिलेबस में नहीं है। अब आता है 12 का चैप्टर। 12 के चैप्टर में देखिए 12.1 है, 12.2 नहीं है, 12.3 है, 12.4 है, होमोजीनियस है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी कि लास्ट 12.9 को हटा दिया गया है। 12.9 से पहले जो एक्सरसाइज है लीनियर इक्वेशन वो है, और उससे 12.7 है शायद एक, वो भी हटा दी गई है। तो मैं इसके सिलेबस जो है मैं आपको 1-2 दिन में सेंड कर दूंगा सभी को, आप अपने ग्रुप में देख लेना। और मैं वर्बली बता रहा हूँ ये चीजें हटी है, आप और अपने सिलेबस में देख सकते हैं। फिर 13 के अंदर 13.1 है, 13.2 है, 13.3 है, 13.4 से आगे जितनी भी है सब हटा दी गई है।
13.1, 13.2, 13.3, उसके आगे की सारी हटा दी। फिर आती है आपके थ्री डायमेंशन के अंदर चैप्टर है 14 का। चैप्टर 14 में है 14.1 है, 14.2 है। 14 का देखना पड़ेगा भाई, मेरे को अच्छे से दिमाग में नहीं है कौन कौन सा है। और आपका वो 15 का जो चैप्टर है वो पूरा पूरा हटा दिया है। 15 का चैप्टर एकदम से हटा दिया है, यानी कि एकदम से चैप्टर हटे हैं। कौन कौन से? चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 15, ये दोनों एकदम से हटा दिए गए। अब आता है चैप्टर नंबर 16। 16 में 16.1 है, 16.2 है, 16.1 है, 16.2 है। अब 16.3 जो है, एक जगह तो उसको हटा दिया गया, लेकिन एक जगह वापस उसको जोड़ दिया गया। यानी कि 16.3 में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है और बेस थ्योरम है, यही 16.3 है। 16.3 में एक जगह तो इनको पूरे को हटा दिया है, लेकिन जब आपका हटाया गया, जो सिलेबस से हटा दिया गया, तो उसमें आगे आपको फुल सिलेबस दिया है, उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया गया है। अब देखेंगे इसको 16.3 को पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। अब देखिए 16.4 है, वो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में 16.4 में मीन और वेरिएंस हटा है, बाकी 16.4 पूरी है। 16.5 आगे की हटा दी गई है। तो इसमें भी 16 में भी आपके तीन ही अभ्यास हैं, 16.1, 2 और 16.4। अब 16.3 में है कि नहीं है, ये आगे जांच करेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा। और 16.4 में मीन और वेरिएंस हटा दिया है, बाकी 16.4 पूरी है। 16.5 को हटा दिया गया। ये तो था आपका सिलेबस। और सिलेबस पूरा आपको भेज दूंगा कौन कौन से सिलेबस में आपकी कौन कौन सी एक्सरसाइज है। तो ये था आपका सिलेबस। और सिलेबस देखिए, जो पेपर बनेगा बहुत ही सिंपल बनेगा, पहले देता हूँ। एग्जाम्पल पे पूरा फोकस करेंगे, एग्जाम्पल जितना आप निकालेंगे उतना ही बेटर होगा। अब की बार 90% एग्जाम्पल आएंगे, पहले दे देता हूँ आपको। 19% एग्जाम्पल पढ़ेंगे, 10% ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। पूरा का पूरा बेसिक जो होगा वो पूरा एग्जाम्पल होगा, ध्यान रखना। तो देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है 8.2, वो चल रहा था मैक्सिमम आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देखिए इसका पहला ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये चैप्टर दिया है भाई, और इसमें भी क्या क्वेश्चन आएगा वो बता दूंगा। कौन से क्वेश्चन आते हैं इसमें एग्जाम में, वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। अभी मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से कुछ आने वाला नहीं है, वैसे भी जो क्वेश्चन बताऊँ उसी को करना आपको तैयार इसमें। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रूव करना आपको fx बराबर आपको दिया है x स्क्वायर, और इंटरवल 0 से इनफिनिटी में इंक्रीजिंग है, और इंटरवल माइनस इनफिनिटी से 0 में डिक्रीजिंग है। तो दिए फंक्शन हमारे पास में fx बराबर x स्क्वायर, ये 0 से इनफिनिटी में इंक्रीजिंग है, यानी कि वर्धमान है, और माइनस इनफिनिटी से 0 में डिक्रीजिंग है, यानी कि ह्रासमान है। तो ये पहले ही बता दिया इन्होंने कि 0 से इनफिनिटी में ये इंक्रीजिंग होगा, ये इसने पहले ही दे दिया है। 0 से इनफिनिटी में ये इंक्रीजिंग होगा, माइनस इनफिनिटी से 0 में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट मान लीजिए x1 x2 बिलोंग्स टू 0 से इनफिनिटी, 0 से इनफिनिटी में ये क्या है, इंक्रीजिंग है, वर्धमान है। ये 0 से इनफिनिटी में क्या है, वर्धमान। तो हम वर्धमान ही सिद्ध करेंगे, ह्रासमान तो अगले स्टेप में करेंगे, पहले इंक्रीजिंग करेंगे इसको। देखिए 0 से इनफिनिटी में, तो देखिए मैंने इंक्रीजिंग के लिए क्या फंक्शन बताया था, x1 लेस देन x2 if function of fx1 less than function of fx2। ये इंक्रीजिंग के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। x1 less than x2 implies that function of fx1 function of x2 less than, ये इंक्रीजिंग के लिए डेफिनेशन बताई थी मैंने। तो देखिए x1 x2 मेरे पास में दो वैल्यूज है, तो देखिए x1 लेस देन x2, तो देखिए ये देखिए x1 लेस देन x2, अगर मैं
ये फंक्शन बनाता हूं, ये फंक्शन बनाना है मेरे को, इसको मैं दोनों तरफ x से x1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, x1 स्क्वायर लेस देन x1 x2। ये मेरे पास में आ गई इक्वेशन फर्स्ट। देखिए समझिए इसको, मेरे पास में जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है x1 लेस देन x2 implies that function of fx1 लेस देन function of fx2। ये इंक्रीजिंग के लिए डेफिनेशन होती है। तो देखिए x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2, ये मेरे पास में x1 लेस देन x2 है। मेरे को ये फंक्शन बनाना है x स्क्वायर बनाना है, तो मैंने x1 x2 क्या मान ली, दो वैल्यू मान ली, x1 x2 कुछ भी हो सकते हैं, मैं इसको भी देखिए वैल्यू लेके प्रूव करूंगा। तो देखिए x1 x2 है, तो x1 ये जो x1 लेस देन x2 है, मैं इसको x1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा x1 लेस देन x1 x2, ठीक है। एंड x1 लेस देन x2 इंप्लाइज दैट अगर मैं इसको x2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ क्या कर दूं, x2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा x1 x2 लेस देन x2 स्क्वायर। ये मेरे पास में दो आ गया, ठीक है। x1 लेस देन x2 था, एक बार मैंने x1 के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, एक बार मैंने x2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इधर से आ गया x1 x2, इधर आ गया x2 स्क्वायर। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से x1 लेस देन x2 इंप्लाइज दैट x1 स्क्वायर लेस देन x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर लेस देन x2 स्क्वायर। समझ में आ गई, यानी कि ये फंक्शन आ गया हमारे पास में x स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर लेस देन x2 स्क्वायर, ये किसकी कंडीशन आ गई, वर्तमान की। अब देखिए मैं इसको आपको एक वैल्यू लेके प्रूव करता हूं इसको। मेरे पास में देखिए x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2 है, मेरे पास में x1 2 है, लेस देन x2 क्या है, 3 है। यही तो मतलब है इसका, x1 लेस देन x2 का मतलब। और मेरे पास इंटरवल क्या है, 0 से इनफिनिटी, 0 से इनफिनिटी में मैंने दो वैल्यू ले ली, 2 और 3, लेस देन की x1 लेस देन x2 है, इसका मतलब यही हुआ कि 3 बड़ा है 2 से, ठीक है। अब देखिए इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट करता हूं, फर्स्ट में पुट करता हूं, और ये 2 और 3 वैल्यू है, इसका मतलब ये इसको, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये x1 लेस देन x2 है, वो इस डेफिनेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए यहां पर देखिए x1 स्क्वायर मेरे पास में ये है, तो 2 का स्क्वायर 4 लेस देन x1 x2 2 गुणा 3 कितना हो गया, यानी कि 4 लेस देन 6। इसका मतलब इस डेफिनेशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 4 से बड़ा है कौन, 6। यही तो है ना, fx1 बड़ा fx1 छोटा होना चाहिए किससे, fx2 से, यही तो बात है, पसंद में आएगी। अब देखिए मैं इसको लेता हूं, x1 लेस देन x2, अब देखिए मैंने x1 x2 क्या है, मेरे पास 2 और 3 है, तो यहां से x1 मेरे पास में क्या है, 2, x2 क्या है मेरे पास में 3, और लेस देन x2 स्क्वायर कितनी है, 3 का स्क्वायर करो 9 कितना हो जाएगा, 9 है। तो यहां से कितना हो गया, 6 लेस देन 9। इसका मतलब ये इस डेफिनेशन को प्रूव करता है, ये चीज ये भी करता है, यानी कि 2 और 3 मैं फर्स्ट को लिया तब भी ये चीज प्रूव हो रही है, ये डेफिनेशन प्रूव हो रही है। अगर मैं इसको इसी डेफिनेशन लेता हूं तब भी ये इस चीज को प्रूव कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, वर्तमान है, ये वर्तमान की कंडीशन होती है। x1 लेस देन x2 इंप्लाइज दैट fx1 फंक्शन ऑफ fx1 लेस देन फंक्शन ऑफ fx2। समझ में आ गई, यानी कि ये दोनों के दोनों, ये मैंने जो वैल्यू ली है 2 और 3, वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, वर्तमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। किस इंटरवल में, 0 से इनफिनिटी में, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हो जाएगा implies that function of fx1 less than function of fx2। तो fx क्या है, fx अंतराल 0 से इनफिनिटी में वर्तमान है। बात समझ में आई भाई, 0 से इनफिनिटी में क्या हो गया, वर्तमान है। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से इनफिनिटी।
बात समझ में आ गई। फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से इनफिनिटी। ये था मेरे पास में इंक्रीजिंग के लिए। अब मैं इसको माइनस इनफिनिटी से 0 में डिक्रीजिंग करूंगा। अब देखिए ये चीज लेंगे, देखिए दोबारा देखिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, अब के बारे में क्या कर रहा हूं, डिक्रीजिंग, ये प्रूव कर दिया मैंने, इंक्रीजिंग वर्तमान है ये इसमें। अब मैं इसको क्या करूंगा, डिक्रीजिंग, ये प्रूव करना है। तो इन बिलोंग्स टू क्या, माइनस इनफिनिटी से 0 में। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, x1 लेस देन x2 implies that function of fx1 greater function of fx2। ये होती है ना, थोड़ी देर पहले जो डेफिनेशन थी वो किसकी थी, इंक्रीजिंग की, ये किसकी होती है, डिक्रीजिंग की। x1 less than x2 implies that function of fx1 greater fx function of fx2। ये क्या है, किसकी है, डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। तो देखिए यहां पर x1 less than x2, अब देखिए मैं इसको x1 less than x2 implies that, ये x1 less than x2, अगर मैं इसको x1 से मल्टीप्लाई करूं, किससे करूं, दोनों तरफ किससे करूं, किससे करूं, x1 से। तो देखिए मेरे पास में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये चीज होती है। तो देखिए x1 लेस देन x2, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर ग्रेटर ग्रेटर x1 x2, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, x1 लेस देन x2 implies that function of fx1 greater function of fx2 ग्रेटर x1 x2। ये मेरे पास में इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार एंड x1 लेस देन x2 implies that, अगर मैं इसको x2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा x1 x2 ग्रेटर x2 स्क्वायर, ये दो होगी, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण 1 व 2 से, तो x1 less than x2 implies that function of x1 square greater x2 square, तो यह implies that function of fx1 greater function of fx2। तो fx अंतराल माइनस इनफिनिटी से 0 ह्रासमान है, यानी कि क्या है, डिक्रीजिंग है। माइनस इनफिनिटी से 0 में ये क्या है, डिक्रीजिंग है, यानी कि माइनस इनफिनिटी से 0 में ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो फंक्शन डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस इनफिनिटी से 0। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, x1 लेस देन x2, तो देखिए ये मैंने -3 लिया, ये -2 लिया मैंने, ये चीज बिलोंग कर रही है इससे। -2 बड़ा होता है -3 से, तो इसकी जो कंडीशन क्या होती है, x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2, मेरे पास में इंटरवल क्या है, माइनस इनफिनिटी से 0, माइनस इनफिनिटी से 0 के अंदर मैंने दो वैल्यू ले ली, -3 और -2। तो ये इसको देखिए x1 लेस देन x2, तो x1 क्या है, -3 लेस देन -2, यानी कि -2 बड़ा है -3 से, बात सकते हैं। अब देखिए इसका यहां पर देखिए मैं -3 -2 यहां पर रखता हूं इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में x1 स्क्वायर, ये मेरे पास में x1 है, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 9 ग्रेटर, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस का 6। इसका मतलब इस डेफिनेशन को ये क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। ये 9 बड़ा होगा 6 से, तो ये इस डेफिनेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आ गई, यानी x1 क्या कर रहा है, x1 बड़ा होगा x2 से, तो ये होगी बात, ये क्या होगी, fx1 ये ग्रेटर fx2 से हो गया, तो 9 बड़ा है किससे, 6 से, बात कंटिन्यूस सिद्ध होगी, यानी कि इसको इस डेफिनेशन को क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए मैं इसको करता हूं, अब देखिए यहां से x1 x2 क्या हो जाएगा, प्लस के 6, 3 माइनस का 3 माइनस का 2 यहां पे रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 ग्रेटर x2 स्क्वायर। x2 स्क्वायर क्या है, देखिए x2 मेरे पास है माइनस के 2 है, तो इसको करूंगा मैं 4, कितना हो गया, 6 ग्रेटर 4, यानी इस डेफिनेशन को क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है, इस डेफिनेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है।
इसका मतलब ये माइनस इनफिनिटी से जीरो में क्या होगा, ह्रासमान होगा। क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो देखिए क्या है। प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको, एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स 0 लेस देन ए लेस देन 1 आर में ह्रासमान है, यानी डिक्रीजिंग है। ये बात पहले लिख दीजिए, ह्रासमान है तो ह्रासमान सीधी करना है, सोल्व करना क्या है। तो देखिए लेट कर लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू 0 लेस देन a लेस देन 1 आर में आर 0 लेस देन चलो इसको आगे लिख दें, जी x1 x2 बिलोंग्स टू r और यहाँ पे लिख देते हैं 0 लेस देन a लेस देन 1 में। ठीक है भाई। अब देखिए ह्रासमान है तो x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2 implies that ह्रासमान की कंडीशन मैंने अभी अभी लिखी थी, x1 लेस देन x2 implies that function of fx1 ग्रेटर क्या हो जाएगा, function of x2। ये डेफिनेशन होती है, implies that। तो देखिए function of fx1 हमारे पास में क्या हो जाएगा, a की पावर x, तो a की पावर x1 ग्रेटर a की पावर x2 implies that मैं इसको लिख सकता हूं fx1 ग्रेटर fx2, fx1 ग्रेटर fx2 फलन r में ह्रासमान है। बस इतना ही करना, फलन r में क्या है, ह्रासमान है। फलन r में क्या होगा, ह्रासमान होगा। इंटरवल दे रखा है 0 लेस देन a लेस देन 1 में क्या होगा, ह्रासमान। पिछले वाले क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट इसलिए नहीं बताया कि ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए उसमें। अब आगे देखिए, क्योंकि इसने पहले दे रखा है कि ये फंक्शन ह्रासमान होगा तो ह्रासमान की सीधे आपको कंडीशन लगानी, बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो देखिए क्या है। आपको प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सभी के सभी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये प्रूव करना है। log sin x x belongs to 0 से पाई बाय 2, x belongs to 0 से पाई बाय 2, इसमें आपको पता करना है। और ये दिया है कि इसने ये बात पहले लिख दी क्या कि ये इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए ऐसे फंक्शन को करने के लिए क्या करेंगे हम, f डैश x इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x log sin x का करेंगे तो 1 अपॉन sin x, और sin x का करूंगा तो क्या हो जाएगा cos x। तो f डैश x क्या आ गया मेरे पास में, cot x, cos बटा sin, cot x आ गया। अब जो मेरे पास में इंटरवल है वो देखिए, अंतराल 0 से पाई बाय 2 में, इन इंटरवल 0 से पाई बाय 2 में। अब देखिए ये 0 से पाई बाय 2 जो इंटरवल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब देखिए इसने cot x, मैंने f डैश x क्या निकाला, cot x क्या निकाला, cot x। तो cot x है वो 0 से पाई बाय 2 में क्या होता है, पॉजिटिव होगा। तो cot x क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा, पॉजिटिव होगा। बस समझ आ गई, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ग्रेटर 0।
अगर माइनस होगा तो लेस देन 0। बात समझ में आएगी। अंतराल 0 से π/2 में cot x, यानी कि ये 0 से π/2 cot x आ गया मेरे पास में f डैश x, cot x आ गया। और cot x क्या है 0 से π/2 में, यानी कि 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो cot x ग्रेटर क्या हो जाएगा 0। तो cot x किसके बराबर है हमारे पास में, f डैश x के। तो f डैश x ग्रेटर क्या हो गया 0। तो अंतराल 0 से π/2 में फलन वर्धमान है, वर्धमान है। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2। बस इतना ही बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, f(x) बराबर x की पावर 100 प्लस sin x प्लस 1 x बिलोंग्स टू 0 से π/2, यानी कि 0 से π/2 में। और इसमें क्या है कि ये वर्धमान है, क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो पहले क्या निकालेंगे इसका f डैश x निकाल लेते हैं भाई। x की पावर 100 का करेंगे तो 100 x की पावर क्या हो जाएगी 99, और sin x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos x, और एक का क्या हो जाएगा 0। अब देखिए अंतराल 0 से π/2 में इन इंटरवल 0 से π/2, देखिए इन इंटरवल 0 से π/2 में देखिए, और इसने क्या लिखा है कि ये वर्धमान है, क्या है इंक्रीजिंग है, यानी ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। तो 100 x की पावर 99 क्या है ग्रेटर 0, और ये एंड ये भी क्या है cos x भी क्या होगा 0, क्योंकि हम जानते हैं कि cos x 0 से π/2 में हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अब यहां भी देखिए 100 x की पावर 99 ग्रेटर 0, इसने कहा है कि ये वर्धमान है, क्या है वर्धमान है। वर्धमान की कंडीशन क्या होगी f डैश x ग्रेटर 0, क्या होगी f डैश x ग्रेटर 0। तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 x की पावर 99 प्लस cos x ग्रेटर क्या हो जाएगा 0। ये किसके बराबर हो जाएगा f डैश x ग्रेटर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखते जाओ 0 से बड़ी आती जाएगी, हमेशा इससे बड़ी आएगी। समझ में आ गई। cos x ग्रेटर 0, ये तो पता ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो मैं इसको एक साथ कंबाइंड लिख दिया कि 100 x की पावर 99 प्लस cos x क्या हो गया ग्रेटर 0 हो गया। तो ये किसके बराबर है f डैश x ग्रेटर 0। तो फंक्शन कैसा हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया इन इंटरवल फलन अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान है, क्या है वर्धमान है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2, 0 से π/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए भैया आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, 5 का क्वेश्चन कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो देखिए जो 8 का चैप्टर है उसमें 8.2 है, 8.3 है, 8.2 8.3 से डेफिनेट श्योर एक क्वेश्चन आएगा, डेफिनेट श्योर एक क्वेश्चन आएगा, और 8.5 से एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेट।